डियर स्टूडेंट्स 146 इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। आप यकीन करें कि रात को 9:45 बजे मैं इस QCA के ऑफिस से गया हूं और मुझे नहीं पता कि सर्किट सीरीज का और ऑप्शन मैंने पैरेलल के कैसे एडजस्ट किए। वो खुदा जानता है कि ये कैसे हुआ कि सर्किट सीरीज का है और ऑप्शन, वो मैं खुद मानता हूं ये मेरी गलती है। और एक छोटी सी कंपोजिंग वाले की गलती है जो मेरे साथ बैठा था कि C in air is greater than C in dielectric। सिर्फ इस साइन को ऑप्शन बी में इन्होंने ऐसे लगाया है। तो ये छोटी सी कंपोजिंग मिस्टेक से एक क्वेश्चन आपका ग्रेस मार्क में चला गया। जिसने बी टिक किया उसको भी नंबर मिल गया और जिसने सी टिक किया उसको भी नंबर मिल गया। और 143 डिस्कशन से पहले 143 में भी आपको ग्रेस मार्क मिलेगा और 146 में भी आपको जनाब ग्रेस मार्क मिलेगा। इन दो क्वेश्चन में आपको ग्रेस मार्क मिलेंगे और किसी क्वेश्चन में कोई खास एरर वगैरह नहीं है। धक्का दो क्वेश्चनों के मसला इनके नंबर आपको मिलेंगे। समझ आई है? जिसने बी चूज किया, जिसने सी चूज किया और 146 में जिसने जो भी चूज किया फिल भी ना किया उसका एक नंबर फिजिक्स में होगा। इन दो में एक का मैं कसूरवार हूं, मैं मानता हूं। ये मैंने सीरीज सर्किट का पैरेलल ऑप्शन क्यों दिया आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। और 143 जो था वो इस साइन के उल्टा लगाने से आपका क्वेश्चन ग्रेस मार्क्स में चला गया। अब बाकायदा हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 123। 123 क्या है? आप प्लीज जल्दी बैठ जाइए, हम स्टार्ट ले सकते हैं ना। 143 कहा गया है कि एक कंडक्टर है और उसमें करंट जो है वो 100% इंक्रीज हो गया। इसमें कहा ये कंडक्टर है। क्वेश्चन का आइडिया सुने जनाब। ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर से जो करंट जा रहा था वो करंट 100% इंक्रीज हो गया। तो आप बताएं कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस पर क्या गुजरेगी। अगर हमने कंडक्टर का करंट 100% बढ़ा दिया यानी डबल कर दिया तो इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा? याद रखिए जनाब कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये वन साइडेड रिलेशन है। करंट रुकावट पे डिपेंड करता है। अगर आपने रुकावट रेजिस्टेंस को कम ज्यादा किया तो करंट का कम ज्यादा होना जरूरी है, लेकिन रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस का नो रिलेशन विद करंट। चाहे इस कंडक्टर से करंट जीरो हो जाए, इसका जो रेजिस्टेंस था वही रहेगा। चाहे इससे करंट मैक्सिमम कर दो तो इसका जो रेजिस्टेंस था वही रहेगा। कंडक्टर का रेजिस्टेंस कंडक्टर की बातों से बदलता है, उसमें पैदा होने वाले करंट से बदलता नहीं है। याद रखिए रेजिस्टेंस करंट से चेंज नहीं होता। दो रीजन सुने। रेजिस्टेंस कंडक्टर की इंट्रिंसिक बिहेवियर है। कौन सा बिहेवियर है? और इंट्रिंसिक बिहेवियर वो होता है जो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। समझ आ गई है ना? सो करंट स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। स्ट्रक्चर मीन इसके लेंथ पर डिपेंड करेगा, इसके इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा, इसमें एटम्स की अरेंजमेंट पे डिपेंड करेगा, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा, इसके नेचर पे डिपेंड करेगा। सो जब तक इस कंडक्टर का हम ये चीजें चेंज नहीं करते, हम इससे करंट दें ना दें, कम दें ज्यादा दें, इसका रेजिस्टेंस रिमेन्स। अब ये सारी तकरीर आपको अच्छी नहीं लगती क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। अब आपको जो पसंद है वो आंसर सुने। आप जानते हैं कि R इज इक्वल टू V डिवाइड बाय I, ये तो जानते हो ना। और मोहतरम ओहम के मुताबिक इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है? तो जहां आप करंट को डबल करोगे दरअसल वहां वोल्टेज भी डबल हो जाता है। तो 2 कैंसल एंड द रेजिस्टेंस रिमेन्स अनचेंज। ये क्वांटिटेटिव बात है। कंसेप्चुअल बात ये है कि रेजिस्टेंस इंट्रिंसिक है और इंट्रिंसिक चीजों का एक्सट्रिंसिक बिहेवियर से कोई ताल्लुक। कंडक्टर को करंट और वोल्टेज हम देते हैं, रेजिस्टेंस इसकी अपनी खुदादाद सलाहियत है। मेरी बात समझ गए है ना? सो रेजिस्टेंस इसका कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन 1 में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा?
हमने इसको डिस्कस किया एंड द करेक्ट आंसर इज नॉन। करेक्ट ऑप्शन इज डी। जी दसो आई था तुम्हारा तकरीर में पे हाथ उठाए जिसने बात करनी हो। जी जी बोले। आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, लेकिन अगर बराह करम इधर आकर मुझे स्टेटमेंट में टेम्परेचर रखा दो तो मैं आपका आंसर ले लूं। करंट के साथ टेम्परेचर इफेक्ट होगा तो फिर ओहम लॉ को गलत कर दो, अपना लाइन जारी कर दो। फिर तो उन्होंने कहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट एंड वोल्टेज आर डायरेक्टली। फिर तो आप फरमा रही हैं कि करंट होगा तो टेम्परेचर डेफिनेटली चेंज होगा। फिर तो ओहम लॉ को पीएमसी के सिलेबस से भी निकाल दो और अपने बुक से भी निकाल दो। ऐसा नहीं है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो मेटल के लिए इंक्लाइन ग्राफ कैसे बना? इंक्लाइन ग्राफ ऑफ मेटल कैसे आया? हम नहीं डिस्कस करें प्लीज। लेट मी प्रोसीड। 124 क्वेश्चन में क्वेश्चन तक डेटा यूज करें। क्वेश्चन में टॉपिक तक जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहूं कि 2 किलोग्राम की बॉडी है या मैं कहूं अ बॉडी फोर्स डबल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप कहोगे सर फोर्स डबल एक्सेलरेशन डबल। आप ऐसा नहीं कहोगे कि सर अगर हम मास 2 kg से 20 kg करें फिर क्या होगा। जब मास 2 kg से 20 kg करोगे तो मैं उस पर क्वेश्चन में फिर उसका जिक्र करूंगा। फिर मैं कहूंगा कि मास बिकम 20 फ्रॉम 2। जब क्वेश्चन में किसी चीज का जिक्र नहीं है तो अपने ख्यालों में उस चीज को क्वेश्चन में अप्लाई नहीं किया करते हैं। समझ आ गई है ना? सो वी हैव टू ट्रीट दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज इट इज द रिक्वायर्ड कंडीशंस ऑफ ओहम लॉ। मेरी बात समझ गए हो? आगे बढ़ते हैं प्लीज। 124 ओहम और मोह, ये 1 मोह है, सॉरी 1 मोह किसके बराबर है? तो मोह इज द ओहम इनवर्स एंड विच इज इक्वल टू ओमेगा इनवर्स। करेक्ट ऑप्शन है सी। 125 पे बात कर रहा हूं। द स्लोप ऑफ ओहमिक कर्व इज इक्वल टू, तो ये है जनाब ओहमिक कर्व। इस तरफ होता है वोल्टेज, इस तरफ होता है करंट, और दरमियान में जो ग्राफ बने दैट इज कॉल्ड ओहमिक कर्व। अब इसका स्लोप मालूम करें तो आपको जनाब फर्स्ट ईयर में सिखाया गया कि स्लोप होता है यूनिट एलॉन्ग वाई एक्सिस डिवाइड बाय यूनिट एलॉन्ग। तो वाई एक्सिस पर एम्पेयर है और एक्स एक्सिस पर वोल्ट है, लिहाजा एम्पेयर पर वोल्ट और एम्पेयर पर वोल्ट इज 1/r। अगर जी होता कंडक्टेंस फिर भी ठीक था, लेकिन यहां करेक्ट ऑप्शन है 1/r। ऑप्शन सी सही है। 126 हमारा क्वेश्चन 126 है। द करेक्ट यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, तो देखो एल्फा है, इसका यूनिट है डेल्टा आर बाय आर डेल्टा टी, ये फार्मूला है। तो इसका ओहम इसके ओहम से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ टेम्परेचर का केल्विन इनवर्स या सेंटीग्रेड इनवर्स रह जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। आई वांट टू डिस्कस 127 डियर स्टूडेंट्स। 127 सवाई 127 को देखें। द पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर 200 वोल्ट है। व्हाट इज द कैपेसिटेंस व्हेन द चार्ज सोर्स इज 100 माइक्रोकूलम। सो आप जानते हैं कि कैपेसिटेंस होता है चार्ज डिवाइड बाय वोल्टेज, मानते हो ना? तो जनाब आपको चार्ज दिया है 100 और पोटेंशियल दिया है 200। द आंसर इज 0.5। करेक्ट आंसर क्या है? मैं ऑप्शन पे दे जाता हूं। 2 माइक्रोफेराड, 0.5 माइक्रोफेराड। Why it is in micro? Because the charge is also in। अगर चार्ज कूलम में होता तो कैपेसिटेंस फेराड में होता, लेकिन अगर चार्ज माइक्रोकूलम में है तो कैपेसिटेंस माइक्रोफेराड में होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज 0.5 माइक्रोफेराड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 128। 128 क्या है उसको देखिएगा। When length of conductor is made double, सही, and area is made 4 times the change in resistance, ऐसे सॉल्व करेंगे। आप देखिएगा, मैं इधर ही सॉल्व करूंगा।
अच्छा जनाब, क्वेश्चन नंबर 128, इसका सोल्यूशन तो देखें। एक कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस R है और उसका लेंथ L है और एरिया A है। एक कंडक्टर का लेंथ L, एरिया A, रेजिस्टेंस R। ये रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का कौन सा रेजिस्टेंस है? इनिशियल रेजिस्टेंस है। चलो सही है। फिर ये कहते हैं कि लेंथ आपने डबल कर दिया और आप जानते हो कि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना? लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। साथ में इन्होंने ये कहा है कि एरिया जो है 4 टाइम किया, तो आपने इसको 4A बना दिया, लेकिन रेजिस्टेंस का एरिया के साथ कौन सा रिलेशन है? लिहाजा जो रेजिस्टेंस अभी है ये 4 गुना कम हो जाएगा, तो 2R डिवाइड बाय 4। एरिया 4 टाइम ज्यादा, रेजिस्टेंस 4 टाइम कम। R से 2R लेंथ के डबलिंग से हुआ और 2R से ये एरिया के 4 टाइम से, तो यहां आएगा कितना शाबाश? R/2। और ये कौन सा रेजिस्टेंस हो गया? और चेंज हमेशा होता है इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल भी होता है। अगर फाइनल ज्यादा तो फाइनल माइनस इनिशियल, अगर इनिशियल ज्यादा तो इनिशियल माइनस फाइनल। अब बताएं शाबाश, R minus R/2, the difference is R/, so what is the change in resistance? The change in resistance is R/2। यहां तक कुछ स्टूडेंट इसको R/2 से उठा लेते हैं। यहां इत्तेफाक की बात है कि फाइनल और चेंज दोनों सेम है। तो अगर कोई स्टूडेंट ये आइडिया नहीं समझा कि हमसे चेंज मांगा और फाइनल ही पुट किया, तो इत्तेफाकन उसका आंसर ठीक होगा। लेकिन अगर मैं ये डेटा चेंज करूं तो फाइनल कुछ और होगा। डोंट टॉक प्लीज। फाइनल कुछ और होगा और चेंज कुछ और होगा। तो कीप इन योर माइंड, वी आर आस्किंग अबाउट चेंज। R/2 इज नॉट द फाइनल, R/2 इज द चेंज। अगर डेटा चेंज हुआ तो फाइनल कुछ और होगा, चेंज कुछ और होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 129 मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 129, और 129 क्या है? व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब इफ इट्स पावर डिसिपेटेड इज इक्वल टू 100% ऑफ पोटेंशियल। 100% ऑफ पोटेंशियल से पहले मैं कुछ लिखना चाहता हूं। अगर मैं कहूं 400 और इधर लिखूं 200, तो आपको पता है 400 को बोलते हैं 100% ऑफ 200। ये 200 का 100% है, यानी जिसको डबल करो वो उसका 100% बन जाता है। अगर मैं यहां कहूं 1000 और इधर लिखूं 500, so 1000 कैन बी इंटरप्रेटेड एज, मैं वैल्यू नहीं लिख रहा, मैं 1000 को ये नाम दे सकता हूं 100% ऑफ 500। 4 is the 100% of 2, 8 is the 100% of 4, 200 is the 100% of 100, 1000 is the 100% of 500। अब क्वेश्चन में क्या है? कहा है कि पावर जो है वो 100% ऑफ पोटेंशियल है। तो आप बताएं ना शाबाश, इसमें पावर की वैल्यू कितनी छुपी है? आप कहें सर 100% ऑफ पोटेंशियल मीन इट विल बी 2V, इट विल बी, ये 2V है। अच्छा, पावर 2V है, रेजिस्टेंस चाहिए, तो आपको पता है P इज इक्वल टू V²/R, ये जानते हो। R इधर, R इज इक्वल टू V² डिवाइड बाय P, सो V² डिवाइड बाय 2V, V और V कैंसल एंड द रेजिस्टेंस इज V डिवाइड बाय, द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज V/2। और 129 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है A। 130 को देखिएगा, लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स बाय अ बॉडी प्रोड्यूस कितना चार्ज? तो भाई एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं कहूं 3 इलेक्ट्रॉन तो 1.6 × 10⁻19 को मल्टीप्लाई करो किस चीज से? 3 से। और बताएं शाबाश, द आंसर इज 4 पॉइंट समथिंग आता है ना। ओके, तो इट इज 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम, और करेक्ट ऑप्शन है सी, बिल्कुल सही है। 131 पे बात कर रहा हूं। हमारा क्वेश्चन नंबर 131 प्लीज। 131 क्या कहता है?
रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन। सो रेजिस्टेंस जो है वो कौन सी चीज है जिसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। एक एक ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके सही या गलत होने का रीजन साथ में डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। सो पहला ऑप्शन है टेम्परेचर, यहां कंडक्टर है तो ए ठीक है। सेकंड एरिया, एरिया के साथ इनवर्स है। थर्ड है नेचर, नेचर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, और नेचर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। सो यू कैन नॉट से डायरेक्टली टू नेचर या इनवर्सली टू नेचर। नेचर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी एंड ऑल ऑफ दीज तो वैसे भी गलत है क्योंकि एरिया के साथ इनवर्स है। अगर ये कंडक्टर के बजाय सेमी कंडक्टर होता तो फिर टेम्परेचर के साथ इनवर्स होता और एरिया के साथ। उम्दा क्वेश्चन देकर कंडक्टर पजे सेमी कंडक्टर, तो फिर ऑप्शन एरिया ठीक होगा। और अगर कंडक्टर है तो ऑप्शन कौन सा ठीक है? फिर जनाब रेजिस्टेंस ठीक है, सॉरी टेम्परेचर ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड विद टेम्परेचर। अच्छा जनाब, ये आप समझ चुके हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जी जी बोलिए, नहीं समझा हूं। क्या बात है, मुझसे एक्सप्लेन करवा रही हैं। अगर ये कंडक्टर होगा तो इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली, और अगर ये सेमी कंडक्टर होगा तो इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ इनवर्सली होगा। इसमें क्या है, क्या एक्सप्लेन करूं, रीजन क्या है? इसमें वाइब्रेशन इंक्रीज होता है और इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। इधर हीट आने से वाइब्रेशन इंप्रूव होता है और इधर हीट आने से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री होने से गैप बढ़ता है, रेजिस्टेंस कम होता है, और इधर वाइब्रेशन बढ़ने से गैप कम होता है तो कोलिजन बढ़ते हैं। समझ आ गई है? फिर से बोले, हाथ उठाकर बात करने, शाबाश। जी जी हाँ हाँ, तो डायरेक्ट करता है या इनवर्स करता है? डायरेक्ट में क्या करती हैं आप? डायरेक्ट में क्या करती हैं आप? मैं आपको पहचानता हूं, आपने गेटअप चेंज किया लेकिन आपकी आवाज मैं पहचानता हूं, तो अच्छी बात है कि बैठ जाओ। समझ आई है ना? तो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ, मैं इनको एक आंसर दे रहा हूं क्योंकि इनको इसके बाद जो आंसर दूंगा वो ये मार्कर होगा, उसके बाद ये जूता होगा। तो रियली सॉरी डियर स्टूडेंट, आप काफी आंसर दे चुका हूं इनको काफी जगहों पे। एक मिनट उनको आंसर दूं। आप फरमाए मैं डायरेक्ट लूं नेचर के साथ या इनवर्स लूं, तो कैसे लूं? सिर्फ एतराज करना, क्वेश्चन मार्क लगाना, ये स्टडी या ये डिस्कशन नहीं है। यू हैव टू प्रोवाइड द रीजन। आप बताओ ना, मैं नेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन ले लूं या इनवर्स ले लूं? तो अगर आप मुझे कहोगी डायरेक्ट, तो मैं कहूंगा साबित कर दो कि नेचर ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ। कैन यू एक्सप्लेन? नेचर ज्यादा हो सकता है, नेचर कम हो सकता है, रिलेशन में इंक्रीज डिक्रीज का जिक्र है। आप कह सकते हो कि नेचर चेंज हो गया, आप नहीं कह सकते कि नेचर इंक्रीज हो गया। आप जी जी आप ठीक कह रही हैं डियर स्टूडेंट, जो आपका मन करे वो ऑप्शन फिल करें। समझ आई है? मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है। आप बोले, आपकी क्या क्या क्वेश्चन है? शाबाश जी। एरिया नहीं, टेम्परेचर का कहा मैंने। जब मैंने कहा कि अगर सेमीकंडक्टर होता तो फिर टेम्परेचर के साथ इनवर्स होता, और जनाब अगर इनवर्स रिलेशन कहे तो ऑप्शन एरिया होगा, अगर डायरेक्ट रिलेशन कहे तो ऑप्शन टेम्परेचर है, लेकिन सेमीकंडक्टर हो तो आंसर उल्टा हो जाएगा। समझ आई है? ओके, एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, आप प्लीज सुने, 130, क्वेश्चन नंबर 130 पे बात कर रहा हूं। हो चुका 132, ये फर्स्ट डिस्कशन है। मैंने उधर बॉयज के साथ भी जाना है, सो आप काइंडली, आपने और भी 3 डिस्कशन लेने हैं। नो कोशिशों के हार्ड नो जोड़ा वही, जहां क्वेश्चन का एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री में मैं आपको आंसर दे सकता हूं डियर स्टूडेंट। मैं उस बाउंड्री को ओपन करके टॉपिक में नहीं जा सकता, और ना ये टॉपिक में हम जाने के मोड में है, ना ये प्लेटफॉर्म है कि मैं आपके साथ वो टॉपिक डिस्कस करूं। तो हर क्वेश्चन में ऑप्शन गलत क्यों है, ठीक क्यों है,
इस लिमिट तक हम डिस्कशन करते हैं ताकि आपके बाकी डिस्कशन भी जल्दी हो सके। 3 बजे तक सिर्फ फिजिक्स की डिस्कशन जारी हो तो आगे क्या करोगे, और उधर बॉयज भी सारे जो है सुकड़ जाएंगे। तो जनाब 132 जो है, व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर बिकम डबल द चेंज इन रेजिस्टेंस। सो जनाब रेजिस्टेंस आर, टेम्परेचर T। जब आपने इसको 2T कर दिया तो ये डायरेक्ट है 2R एंड द चेंज इज 2R माइनस R। इट इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन A। 133 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप खामोश हो जाए भाई, खामोश हो जाए ताकि इनको आवाज सही आए। 133, when we split a 20 meter conductor into 2 equal parts then resistivity remains। रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करता है, और सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। आप जाके देख लें, बेशुमार बुक्स में आप कहोगे फॉर कंडक्टर टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी आर डायरेक्टली, फॉर सेमी कंडक्टर इनवर्सली, लेकिन आप कभी नहीं कहोगे कि नेचर के साथ डायरेक्ट है या इनवर्स। आप सिर्फ यही कहोगे कि नेचर बदल गया, रेजिस्टिविटी बदल गई, लेकिन डायरेक्ट या इनवर्स आप नहीं कह सकते। आप नेचर को इक्वेशन में डाल ही नहीं सकते हो। नेचर मीन कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक और गोल्ड, आयरन जो भी है। तो इस तरह आप मटेरियल चेंज करते हो, नेचर चेंज करते हो, तो इनको इक्वेशन में डाला नहीं जा सकता। अच्छा जनाब, ये सिर्फ इन दो पे डिपेंड करता है, ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। तो मटेरियल वही हो, टेम्परेचर वही हो, तो चाहे लेंथ उसका कम हो या ज्यादा हो, उसकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और 133 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन 134 फॉर यू। फॉर सेमी कंडक्टर्स विच इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, किधर गया, फॉर सेमी कंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी क्या होगी। सो इधर टेम्परेचर के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट, लेकिन किसके लिए, अगर यही कहानी सेमीकंडक्टर के लिए हो जाए तो सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लिहाजा अगर मैं कहूं इंक्रीज इन टेम्परेचर तो रेजिस्टिविटी में क्या आएगा, अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टिविटी में क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन इन 134 माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज समझोदेन बी सही है। 135 डियर स्टूडेंट्स, 135 क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर इज। तो कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है 1/, ये R इसका रेसिप्रोकल है। रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। बोले वजह सरा कंडक्टर का चार्ज को रोकने की सलाहियत रेजिस्टेंस है, और कंडक्टर का चार्जेस को पास करने की सलाहियत वो कंडक्टेंस है। तो रोकने की सलाहियत कम होगी, पास करने की सलाहियत ज्यादा, और अगर पास करने की सलाहियत ज्यादा तो रोकने की सलाहियत कम। बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसमें आता है रेजिस्टेंस, और करेक्ट ऑप्शन है जनाब 135 में सी ठीक है। 136 में हमारी बात हो रही है। 136, अगर कंडक्टर का करंट डबल कर दे ऑफ वोल्टेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देन अगर हम फिर से सुन लें, व्हेन करंट इन अ कंडक्टर इज डबल्ड ऑफ वोल्टेज, अगर करंट को वोल्टेज से डबल ले लें तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस होता है I/V। करंट को वोल्टेज के डबल लिया गया है तो इट इज 2V/V एंड हिंस द रेजिस्टेंस इज 2 ओहम। व्हेन करंट इज डबल ऑफ वोल्टेज द रेजिस्टेंस विल बी, उल्टा में लिखो खाता ना दागा सिकोरा अबेगा में दा सिकड़ी में तो R इज इक्वल टू V/I है, तो V ठीक है ना, ठीक है, आपका आंसर ठीक है। और ये 2V, इसका आंसर क्या होगा 0.5 ओहम। और करेक्ट ऑप्शन क्या है शाबाश, ये ठीक है, की में भी ठीक है। वाई हाँ योमिन सबर हो गई। कम क्वेश्चन हो, कौन सा क्वेश्चन था 136, एक बार फिर सुन ले। 135 पे जनाब आपके लिए है कि द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस इज रेजिस्टेंस, तो सी ठीक है ना, रेजिस्टेंस जो है वो ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस इज रेजिस्टेंस 1/R, तो इसकी वैल्यू है। जब आप लिखते हो 135 को, देखो इतना छोटा पेस्ट आप नहीं कर सकते, G इज इक्वल टू 1/R, तो 1/R इस G की वैल्यू है, और इस R के साथ ये रेसिप्रोकल है। तो अगर मैं कहूं रेसिप्रोकल किसका है तो R का है, और वैल्यू किसके बराबर है तो 1/R।
अगर मैं कहूं कंडक्टेंस इज इक्वल टू तो 1/R, बट कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सिर्फ R, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, उल्टा है, और 1/R के बराबर है। 1/R इज द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस एंड R इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। तो यहाँ वैल्यू नहीं, रेसिप्रोकल मांगा है, तो ऑप्शन सी ठीक है 135 में। 136 में जनाब ये कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस V/I है 0.5। 137 आगे बढ़ते हैं। 137 से वही, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्रॉस सेक्शनल across a copper conductor the voltage is increased up to 4V, the change in current will be। आसान है, इन्होंने कहा कि टेम्परेचर को क्या रखें, और जहां टेम्परेचर कांस्टेंट वहां रेजिस्टेंस कांस्टेंट, और जहां रेजिस्टेंस कांस्टेंट वहां करंट और वोल्टेज का कौन सा रिलेशन। अब सुने कहानी, कहते हैं कि वोल्टेज V है तो करंट I है, और ये करंट की कौन सी वैल्यू, फिर आपने इसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर वोल्टेज को 4V कर दिया, तो डायरेक्ट रिलेशन मीन के करंट क्या होगा, तो ये कौन सा करंट हुआ, और अगर चेंज मांगा है तो 4I माइनस I, द आंसर इज 3I, द करेक्ट ऑप्शन इज 3I। 137 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज, क्वेश्चन नंबर 138 प्लीज। 138 क्या कहता है, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इट्स कंडक्टेंस क्या होगा। तो पहली बात तो यह है कि इन्होंने मटेरियल क्या लिया है, कंडक्टर लिया है। कंडक्टर की बात आती है तो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट है, और कंडक्टेंस इसका रेसिप्रोकल है, तो इसका डायरेक्ट उसका इनवर्स होगा, तो G इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू T। कंडक्टर के लिए कंडक्टेंस का टेम्परेचर के साथ इनवर्स है, क्योंकि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट है। सो अब आप समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है कि जनाब टेम्परेचर को इंक्रीज किया, अगर आपने टेम्परेचर को ज्यादा किया, इन्होंने रेजिस्टेंस का वैल्यू मांगी होती तो इंक्रीज, कंडक्टेंस मांगा है तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी डिक्रीजेस। एंड लेट मी चेक द ऑप्शन प्लीज, डिक्रीजेस ऑप्शन भी सही है। 139 आपके लिए, force on electron in electric field is 1.6 न्यूटन, the strength of the electric field, जानते हो इंटेंसिटी का फार्मूला होता है FQ, याद आया, सॉरी फोर्स क्या है शाबाश 1.6, और चार्ज कितना है 10⁻⁻, क्यों, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो 1.6 और 1.6 ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +19। लेट मी चेक द ऑप्शन प्लीज। 139 माता याद नहीं दी, 10⁻19 ऑप्शन सी सही है जी। यूनिट में फर्क है, फर्क तो होना नहीं चाहिए। 1.6 यूनिट, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज दिस वन, द स्ट्रेंथ ये न्यूटन पर कूलम होना चाहिए, इसको न्यूटन पर कूलम कर दें। अगर नॉन होता आई विल प्रेफर नॉन, अगर नॉन नहीं है तो फिर इसको ठीक कर दें। इस ऑप्शन के साथ न्यूटन पर कूलम लगा दीजिए प्लीज। 140 1, यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन, अगर नॉन होता वो बेस्ट होता, नॉन नहीं है तो सी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इट। आप यूनिट की करेक्शन कर सकते हैं। 140 पे बात करूंगा। टाइम कांस्टेंट फॉर अ कैपेसिटर रिप्रेजेंट्स द टाइम इक्वल टू, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू, टाइम कांस्टेंट RC के बराबर होता है 141। 141 क्या है, द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑफ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिए ऊपर पॉजिट्रॉन है, नीचे इलेक्ट्रॉन है, और इसका चार्ज है +1.6 10⁻⁻19, और इसका चार्ज है -1.6 10⁻⁻19। वैल्यू तो सेम है, लेकिन +1 डिवाइड बाय -1 इज -1। समझ आ गई है, +1 डिवाइड बाय -1 इज -1। द करेक्ट ऑप्शन इज -1। 142 प्लीज। इंट्रोड्यूसिंग डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल इंक्रीज। अगर जनाब ये है कैपेसिटर के प्लेट्स और आपने इसके दरमियान डाई इलेक्ट्रिक लॉन्च कर दिया तो किस चीज में इंक्रीज आएगा, नो लॉजिकल वे वायु का नाम
पहला है ई डिक्रीज होता है। वजह क्या है? इसके प्लेट्स पॉजिटिव चार्जेस हैं और इधर नेगेटिव चार्जेस, तो इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है, पोटेंशियल भी बनता है। लेकिन जब आप डाई इलेक्ट्रिक रखते हो तो याद रखना डाई इलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन होती है और पोलराइजेशन अपोजिट फील्ड बनाता है, और ये जो अपोजिट फील्ड बनता है ये ओरिजिनल ई और वी को कैंसिल करता है, जिसकी वजह से डाई इलेक्ट्रिक रखने से पोलराइजेशन होती है। उसी पोलराइजेशन की वजह से ई डिक्रीज होता है, वी इंटरनल डिक्रीज होता है, लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ जाता है क्योंकि C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये तब होता है जब डाइलेक्ट्रिक आपने नहीं रखा। जब आप डाइलेक्ट्रिक रखोगे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह, और एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात समझ गए हो? सो डाई इलेक्ट्रिक के रखने से कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, लेकिन इंटेंसिटी और पोटेंशियल क्या होते हैं? डिक्रीज। अगर ये हॉल एक कैपेसिटर हो, वो दीवार नेगेटिवली चार्ज, वो दीवार पॉजिटिवली चार्ज, अंदर कोई मीडियम मौजूद नहीं है डाइलेक्ट्रिक, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। डी इज द गैप बिटवीन द प्लेट्स, ए इज एरिया ऑफ वन प्लेट, और एप्सिलॉन नॉट इज फॉर एयर, फॉर नो मीडियम, नो डाइलेक्ट्रिक। लेकिन जब आप यहाँ ई होगा, वी होगा, सी होगा, आप इसको रबर से भर दो तो रबर के अंदर पोलराइजेशन हो जाएगी। वो पोलराइजेशन आपके एक्सटर्नल फील्ड और पोटेंशियल को कैंसलेशन से कमजोर कर देगी, तो डाइलेक्ट्रिक के आने से ई और वी कम हो जाएगा, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के आने से एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन में बदल जाएगा। ए वही है, डी वही है, और एप्सिलॉन बदल गया तो एप्सिलॉन ज्यादा होता है एप्सिलॉन नॉट से, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? अगर हम इंट्रोड्यूस करें डाई इलेक्ट्रिक तो इंटेंसिटी डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस, बट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। द करेक्ट ऑप्शन कौन सा ठीक है? शाबाश। 142 में ऑप्शन सी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 आपके लिए, और 143 है कि दो कैपेसिटर्स हैविंग सेम फिजिकल स्टेट्स अभी डिस्कस हुआ। देखो ऊपर एयर में कैपेसिटेंस कम और मीडियम में कैपेसिटेंस, अभी इधर डिस्कस हुआ कि जब डाइलेक्ट्रिक रखोगे तो कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगा, और जब एयर था तो कैपेसिटेंस कम था। तो एक्चुअल आंसर है सी, एयर इज लेस देन सी डाई इलेक्ट्रिक, क्योंकि इसके अंदर एप्सिलॉन नॉट होगा और इसके अंदर, और एप्सिलॉन नॉट से क्या होता है? ज्यादा। तो ऑप्शन में ये बी भी सही है, सी भी सही है। ये बी में असल में उल्टा साइन था, गलती हो गई, तो आपके लिए ग्रेस मार्क मिलेगा इसका। बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड, जिसने बी क्लिक किया उसका भी ठीक, जिसने सी क्लिक किया उसका भी ठीक, लेकिन जिसने ए या डी क्लिक किया सिर्फ उन्हीं का ये गलत होगा। समझ आ गई है? बी और सी में जिसने जो भी ऑप्शन लिया उनके लिए ये क्वेश्चन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 144 पे बात कर रहा हूं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप ऐसा करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लिया करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप इतना जानते हो कि टेल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और हेड्स पर, अब अगर मैं इधर इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव रिलीज करूं तो पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव रिपेल, तो इस तरफ मूव करेगा ना। आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चार्ज के, नेगेटिव चार्ज के मोशन के एंटी पैरेलल या अपोजिट, और पॉजिटिव के पैरेलल। पॉजिटिव अगर इधर रखोगे तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बट इट इज ऑलवेज एंटी पैरेलल टू द मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा एंटी पैरेलल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। Capacitor can store charge up to 2 coulomb by 0.5 volt if its capacitance is, तो C is equal to Q by V, जानते हो? तो ये कहते हैं 2 coulomb by 0.5 volt। ये पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर 10 आएगा तो 20 by 5, कैपेसिटेंस इज 4, और ऑप्शन चेक करते हैं 4 फेराड, कौन सा ठीक है? डी ठीक है, ठीक है। 146, once again I am really sorry for this question, इसमें ऑल करेक्ट, आपको ग्रेस मार्क मिलेगा इसका।
सबको मिल जाएगा जिसने जो भी ऑप्शन लिया। ये मेरी गलती है, आई नो। यहां पर जनाब कैपेसिटर्स मैंने सीरीज में आपको दिए और ये सब सी और सी है। आपसे कह रहा हूं इनका नेट कैपेसिटेंस क्या है, तो सीरीज का फार्मूला है 1/C नेट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C नेट जो होगा दैट इज 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, तो 3/C बन जाएगा ना। तो 1/C नेट इज 3/C। इसको उल्टा करो तो नेट C इज इक्वल टू C बाय ये 3C जो है ये दरअसल C/3 होना चाहिए, नहीं है तो आप सबको इस क्वेश्चन का 1 नंबर मिल जाएगा, डजंट मैटर। हमारा है 147 की तरफ जाते हैं और 147 क्या कहता है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन इज डैश ऑफ दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर हम Q/m मालूम करें किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, और हम Q/m मालूम करें किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो बताओ कि प्रोटॉन क्या है, ये आंसर इलेक्ट्रॉन के उस आंसर से कम होगा या ज्यादा, बताओ तो बताओ आए। चार्ज दोनों का सेम है, यानी जितना चार्ज इधर उतना चार्ज इधर, लेकिन प्रोटॉन का मास क्या है और डिनोमिनेटर ज्यादा होने से वैल्यू क्या हो जाती है, तो इस मीन फॉर प्रोटॉन इट इज लेस देन, ये क्या होगा, लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। द करेक्ट ऑप्शन इज लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट ऑप्शन ए है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 148 फॉर यू पीपल डियर स्टूडेंट। द चार्जिंग ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टॉप्स। याद आया, कैपेसिटर कब चार्जिंग स्टॉप करेगा, जब प्लेट का पोटेंशियल और अप्लाइड पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखो ये है प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, आपने इसको डायरेक्ट वोल्टेज से कनेक्ट किया है, पता है क्या होता है, ये वोल्टेज एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, यहां एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान एक लाइन बन जाता है, एक लाइन मीन थोड़ा सा वोल्टेज बन जाता है पोटेंशियल, फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन खींच कर शिफ्ट करता है तो एक और लाइन वोल्टेज और बढ़ रहा है। फर्ज करो आपने 10 वोल्ट अप्लाई किया और हर लाइन 1 वोल्ट का बन रहा है, हर लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है, तो ये 1 वोल्ट का एक लाइन बन रहा है। सो जनाब सिलसिला जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक यहाँ कितने वोल्ट पैदा ना हो, एग्जैक्ट 10 वोल्ट तक ये ना पहुंचे। तो जैसे ही अप्लाइड और पोटेंशियल इन प्लेट बराबर, यहाँ मौजूद इलेक्ट्रॉन ना इस तरफ जा पाएगा ना वापस आ पाएगा, और हम कहेंगे कैपेसिटर का चार्जिंग स्टॉप हो गया। स्टॉप होने की अलामत क्या है कि पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट बिकम इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल। सो ये क्वेश्चन है 148 और इसका करेक्ट आंसर क्या है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। करेक्ट ऑप्शन इसका ए है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 149, और 149 क्या है प्लीज, जी जी फरमाइए, हाथ उठाएं जिसको जो भी पूछना है, हाथ उठाएं प्लीज, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 149 पे बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज ओहमिक बिहेवियर, नॉन। आप जानते हैं कि ओहमिक बिहेवियर क्या होता है, ओहमिक बिहेवियर मीन्स कि इट विल शो दैट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और आप जानते हो कि डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ क्या होता है, इट मस्ट बी इंक्लाइंड, इसमें कोई भी शेप इंक्लाइंड नहीं है, तो कोई भी ओहमिक बिहेवियर नहीं है। ऑल ऑफ ए बी एंड सी आर नॉन ओहमिक बिहेवियर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, नॉन, यानी डी हम लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, और 150 है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इज मेड डबल व्हाइल गैप बिटवीन देम इज मेड हाफ। सही है। व्हाट इज द परसेंट चेंज इन फोर्स, मानते हो ना। अच्छा देखिए मैं क्या कह रहा हूं, कह रहे हैं कि ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, और यहां से यहां तक इनके दरमियान फोर्स है F और डिस्टेंस है R। अब इनिशियल हालात देखें, ये इनिशियल हालात हैं, तो ये जो फोर्स F आपको नजर आ रहा है ये कौन सा फोर्स है। अब क्वेश्चन अप्लाई करने के बाद देखते हैं, द क्वेश्चन पे अप्लाई क्यों भी आवाई। पहली बात यह है कि इन्होंने कहा कि Q1 Q2 को आपने क्या कर दिया, डबल, तो फोर्स कैसे, डायरेक्ट रिलेशन है ना,
तो इसके डबल होने से फोर्स F से क्या बन जाएगा 2F, यानी जब चार्जेस का प्रोडक्ट डबल तो डायरेक्ट रिलेशन की वजह से फोर्स भी F से क्या बन जाएगा, डेफिनेटली बनेगा। लेकिन सिर्फ इतना नहीं किया, इन्होंने इस डिस्टेंस को क्या कर दिया, हाफ। लेकिन आप जानते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली टू आर स्क्वेयर, आर नहीं आर स्क्वेयर। अगर आप इसको 2 टाइम कम करोगे तो इधर क्या आएगा, यानी आर स्क्वेयर में 4 टाइम की कमी हुई तो फोर्स में 4 टाइम का इजाफा। सो जब आप इसे r/2 करोगे तो इट मीन के ये हकीकत में आर स्क्वेयर बाय, और जब आर स्क्वेयर के नीचे 4 आता है तो इनवर्स रिलेशन मीन के यहाँ 2F के आगे क्या आएगा 4। असुपेश गोरी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डबल तो डायरेक्ट रिलेशन की वजह से फोर्स भी डबल, लेकिन आर स्क्वेयर 4 टाइम कम हुआ है तो फोर्स 4 टाइम ज्यादा, तो 2F पहले से हो चुका है 4 टाइम मजीद ज्यादा। तो बताओ 2 मल्टीप्लाई बाय 4 से कितना बनेगा, और कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये इनिशियल था और ये क्या है फाइनल। अब आपसे क्या मांग रहे हैं, परसेंट चेंज। तो आप याद करें परसेंट चेंज का फॉर्मूला मैंने पहले भी इसी प्लेटफॉर्म से आपको बताया था, दैट इज इक्वल टू चेंज डिवाइड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। ये परसेंट चेंज का जनरल फार्मूला है, हर परसेंट चेंज के लिए अप्लाई होता है। तो परसेंट चेंज इज इक्वल टू चेंज कितना है 8F माइनस F, तो 7F, और इनिशियल क्या है F मल्टीप्लाई बाय, तो जनाब FF कैंसिल, द आंसर इज 700%। एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है जी जी। 4 को 2 के साथ क्यों ना मल्टीप्लाई करूं, इधर देखो फिर से देख लें, ये फोर्स F है इनिशियल, जहां प्रोडक्ट Q1 Q2 है और R स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर R स्क्वायर है, 1 टाइम है। इन्होंने पहले इसको डबल किया तो डबल ऑफ Q1 Q2 हो गया, और इसका डायरेक्ट है, लिहाजा फोर्स F से क्या बन जाएगा, एग्री है इससे। फिर इन्होंने ये किया कि R स्क्वायर को 4 पे डिवाइड किया, क्योंकि रेडियस को डिस्टेंस को हाफ करने का मतलब है 1/2 का स्क्वायर क्या आता है 1/4। तो R स्क्वायर पहले 1 था, अब इन्होंने R स्क्वायर को R स्क्वायर बाय क्या कर दिया 4, क्योंकि R को हाफ किया तो 2 का स्क्वायर 4 बनता है ना, तो R स्क्वायर बाय 4। लेकिन इसका और इसका इनवर्स है, जब ये 4 से डिवाइड हुआ तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो इससे यहां तक इसकी वजह से, और इससे जनाब 4 मल्टीप्लाई बाय 2F इसकी वजह से कि R स्क्वायर 4 पे डिवाइड हुआ तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो बताओ कितना हुआ 8F, इनिशियल F और फाइनल 8F, द चेंज इज 7F एंड द परसेंट इज 700। समझ आ गई है। आगे बढ़ते हैं जनाब, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वें नंबर क्वेश्चन हो 151। अब हम 151 सॉल्व कर रहे हैं। 151 में क्या है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस वन, इट इज इक्विवेलेंट टू, तो जी जी हाँ, द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इज दिस वन, दे आर 10 मीटर अपार्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो आप जानते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, यही सॉल्व करना है। फोर्स की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁴ और K की वैल्यू भी 9 इंटू 10⁻⁹ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज आपको चाहिए, और R जो है वो 10 है तो 10 का स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू कैंसल, इन प्रोडक्ट की वैल्यू आपको चाहिए। 10 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 100 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, लेकिन इसका यूनिट कूलम, इसका यूनिट कूलम, तो प्रोडक्ट का यूनिट क्या होना चाहिए, इट विल बी कूलम स्क्वायर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नाउ लेट मी पुट अनदर क्वेश्चन 152 सवाई, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10⁻⁻13, ये एनर्जी किसके बराबर होगी। सो माय डियर स्टूडेंट 152 पे बातें हो रही हैं, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 जॉउल्स सही है। आपसे कह रही है एनर्जी किसके बराबर है, तो गौर करें, इतने जॉल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कितना होता है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं लिख सकता हूं कि एनर्जी इज इक्वल टू
1.6 10⁻⁹ की जगह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऑप्शन है तो सही है, नहीं तो फिर चेंज करेंगे। मैं चेक कर रहा हूं। अच्छा 13 10 वाई करना, मैं तो आपको चेक कर रहा हूं कि सो रहे या जाग रहे हो। अब क्या बता सकता, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा जनाब, ये -13 है और ये खुशी की बात है कि आप सब जाग रहे हो सिवाय मेरे। तो जनाब 1.6 10⁻⁻13 जॉल है। अगर ये 19 होता तो अच्छा होता, हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेते, लेकिन अब देखो मैं क्या करता हूं इसके साथ। 1.6 10⁻⁻13 मल्टीप्लाई बाय -6 और नीचे डिवाइड बाय -6 और जॉल अपनी जगह पर। कोई फर्क पड़ा? मैंने -6 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन -13 और -6 क्या बन जाएगा? -19। तो एनर्जी 1.6 10⁻⁻19 जॉल डिवाइड बाय 10⁻⁻6 और ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, मानते हो ना? तो एनर्जी आ जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 10⁻⁻6, ये ऊपर जाएगा तो +6 बन जाएगा, तो ये हो जाएगी 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 10⁻6 को अहले फिजिक्स क्या बोलते हैं? मेगा। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द एनर्जी इज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आई है ना? करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन ए है। इसी तरह जाके रहा करें। और 153 क्या है? When force between charges become 4 times, सही है। The possible step performed is, अगर आप एक फोर्स को 4 टाइम्स करना है, ना में क्या गलत हुई? यो मिनट, हाँ हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे और मैंने कौन सा किया? पता नहीं। अच्छा 153, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल ऑफ दिस वन। आपसे कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल बताओ, यही है, चार्ज बताओ। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल ऑफ दिस वोल्ट इज दिस वन, व्हाट विल बी द चार्ज? तो ठीक है जनाब, आपको काइनेटिक एनर्जी दी है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो ठीक लिया है ना। पोटेंशियल आपको दिया है 10⁻6 वोल्ट, आपको चार्ज चाहिए। फार्मूला बताएं, पहले ओरिजिनल फार्मूला बताएं, फिर डुप्लीकेट बताएं। शाबाश। ओरिजिनल फार्मूला है वोल्टेज इज वर्क पर यूनिट चार्ज, ये ओरिजिनल है। और डुप्लीकेट फार्मूला है कि वर्क इज द आउटपुट ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज द इनपुट ऑफ, और थ्योरी में हम लेते हैं दैट इनपुट इज इक्वल टू, तो आप वर्क की जगह एनर्जी और एनर्जी की जगह वर्क का इस्तेमाल कर सकते हो। ओरिजिनल फार्मूला ऑफ द क्वेश्चन इज दिस वन, लेकिन प्रोविजनल फार्मूले में हम वर्क को क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक। अब जनाब आपको चार्ज चाहिए, इसको इधर इसको इधर, तो चार्ज इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय वोल्टेज। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जनाब आला चार्ज की वैल्यू है पोटेंशियल 10⁻6 वोल्ट। तो V और V कैंसल, 10⁻6 और मेगा एक ही वैल्यू है ना। सो जनाब इधर रह गया तो सिर्फ 2 रह गया, और साथ में क्या रह गया? E। सो द चार्ज ऑफ द पार्टिकल इज डबल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2E। समझ आ गई है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज देयर स्टूडेंट, कोई ना सुन पे 153 दे और करेक्ट ऑप्शन दे बी दे। अच्छा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 154, इस पे बात कर रहे हैं। 154 क्या कहता है? कहते हैं कि इसमें 2 माइक्रोफेराड का चार्ज कितना होगा। तो जनाब समझने वालों के लिए एक इशारा है, और वो क्या है कि दोनों कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं, और सीरीज में चार्ज क्या होता है? बस टोटल चार्ज मालूम की आगा पर 2 माइक्रोफेराड हम दे, अब आगा पर 1। इस क्वेश्चन को मैं और भी बेहतरीन बनाता अगर ये सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का टेस्ट होता, आपका सेकेंड सीरीज का, तो पता है क्वेश्चन कैसे देता? फिर कहता व्हाट इज द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोफेराड एंड 1 माइक्रो। समझ आ गई है? सीरीज में है तो चार्ज क्या है? सेम है। अब आप कहें सर चार्ज इज सेम, तो ये बात मीनिंगलेस है कि फॉर 2 माइक्रोफेराड या फॉर 1 माइक्रोफेराड। टोटल चार्ज मालूम करो, वही 2 माइक्रोफेराड पर भी होगा, वही 1 माइक्रोफेराड पर भी। तो मालूम कर ले हर्ज क्या है? Q इज इक्वल टू CV। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कौन सा चार्ज ढूंढ रहे हो तो लॉजिक कहता है जैसा चार्ज वैसे ये। अगर चार्ज टोटल है तो कैपेसिटेंस भी, और अगर पोटेंशियल भी
अगर आप राइट साइड को टोटल इंटरप्रेट करोगे तो आपको चार्ज भी टोटल मिल जाएगा। चार्ज टोटल के लिए कैपेसिटेंस टोटल ढूंढे, और कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं, और सीरीज में कैपेसिटेंस का फार्मूला है 1/C1 + 1/C2। सो पहले आप टोटल कैपेसिटेंस मालूम करें, और वो है 1/C', एक है 1/2 और एक है 1/1। तो 1/C', 2 LCM होगा, तो ये 1 + 2, इट मीन C' इज इक्वल टू 2/3 तिरासी का ना। तो देखिए ये 2/3 है, मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल कितना है, तो ये 1 और ये 3, द आंसर इज 6 कूलम का संगा माइक्रोफेराड देखा ना गोरम है नजर गोरम ब्या 154। अच्छा माइक्रोफेराड है तो 6 माइक्रो कूलम है, ठीक है। अगर ये फेराड में गिवन होते तो 6 कूलम, अगर जनाब ये माइक्रोफेराड में गिवन है तो चार्ज माइक्रो कूलम। करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहा है हमारे पास? करेक्ट ऑप्शन है डी, और आप समझने वाले हैं। 155 पे बात हो रही है। 155 कहता है द रेशियो ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1 जाउल। तो दुनिया जानती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 जाउल, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻19 जाउल। जाउल कैंसल, द आंसर इज 1 × 10⁻19, और शायद ये ऑप्शंस में है। 155 में बी मौजूद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 156। 156 से बात करने लगा हूं, और इफ करंट थ्रू अ वायर इज 2 मीटर, सही क्या ऑफ 2 मीटर, इफ करंट थ्रू अ वायर ऑफ 2 मीटर इज 1 एम्पियर, द चार्ज पासिंग थ्रू इट इन 1 आवर। सो जनाब आसान से आप लॉजिक है कि चार्ज होता है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। करंट कितने एम्पियर है? 1 एम्पियर, और टाइम कितना है? 1 आवर। तो 1 एम्पियर इंटू 3600 सेकेंड, और एम्पियर इंटू सेकेंड इज कूलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3600 इज 3600, और एम्पियर और सेकेंड मिलकर क्या बन जाते हैं? तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 157 डियर स्टूडेंट, और 157 क्या फरमा रहा है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन ई एंड प्लेन। सो याद रखना इन्होंने प्लेन का एंगल दिया। किसका एंगल दिया? तो प्लेन के लिए फ्लक्स के फार्मूले में है EA sin थीटा। अगर प्लेन का एंगल हो तो साइन, अगर नॉर्मल का एंगल हो तो कॉस। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको फ्लक्स मैक्सिमम चाहिए तो जैसा फ्लक्स वैसा साइन थीटा होना चाहिए ना। तो अगर ये मैक्सिमम इट मीन कि ये भी क्या होना चाहिए? सो फॉर मैक्सिमम फ्लक्स साइन थीटा विल बी मैक्सिमम, एंड साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 एंड थीटा इज इक्वल टू, तो 90 डिग्री अगर प्लेन का एंगल हो, प्लेन का एंगल 90 हो तो फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। और जब प्लेन का एंगल 90 हो तो नॉर्मल का एंगल 0। तो नॉर्मल का एंगल 0 हो तो फ्लक्स मैक्सिमम, और प्लेन का एंगल 90 हो तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 158। हम जनाब बात कर रहे हैं 158 पर, और 158 सवाई करंट इन अ मेटालिक कंडक्टर कैन बी इंक्रीज बाय, किस तरीकों से कर सकते हैं? तो आपको पता है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, और करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली टू। कंडक्टर की बात हो रही है, मेटल की। तो आप देखें अगर मैं वोल्टेज को क्या कर दूं तो करंट क्या हो जाएगा? तो इंक्रीज इन वोल्टेज कैन इंक्रीज द करंट, ये ऑप्शन टिक। अब देखें अगर मैं टेम्परेचर को क्या कर दूं तो डायरेक्ट रिलेशन मीन के रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, और इनवर्स मीन के करंट क्या हो जाएगा? सो वी कैन इंक्रीज द करंट बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को डिक्रीज करके भी करंट को इंक्रीज कर सकते हैं, और हम वोल्टेज को इंक्रीज करके भी करंट को इंक्रीज, दोनों ऑप्शन ठीक है। और 158 में करेक्ट ऑप्शन है बोथ, और सी सही है, ज्यादा बेहतर है। 157 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 हाँ 9 माफी ख्वालम। तो 159 द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? आपसे कहा एक रेजिस्टेंस इधर है, एक इधर है, और आई डोंट नो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, लेकिन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज आर ही है ना, सारे रेजिस्टेंसेस आर है।
आर आर और आर। आप क्या करोगे, जहां करंट स्प्लिट होता है वहां पैरेलल, और जहां करंट दोबारा कंबाइन होता है वहां सीरीज। तो जनाब जहां से जहां तक आपने रेजिस्टेंस मालूम करना है, जहां से मुझ पे हंस रहे हो या हमारे पे हंस, कोई बात नहीं जनाब, आप हंसते रहा करें लेकिन मुझ पे ना हंसने के, समझ गए हो। जहां पर करंट जो है वो स्प्लिट होता है वहां क्या होगा, पैरेलल, और जहां दोबारा कंबाइन तो सीरीज। माय डियर स्टूडेंट, ए से शुरू करें तो देखो करंट स्प्लिट हुआ तो यहां इन दोनों के दरमियान, लेकिन यहां आकर ये करंट दोबारा कंबाइन हुआ। कंबाइन मीन के यहां पर क्या है, तो पहले हम दोनों का पैरेलल बाद में सीरीज, और इनका पैरेलल क्या होगा, 1 ओवर रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल। तो इट इज 1 ओवर आर प्लस 1 ओवर, खुद सॉल्व करें तो रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल होगा आर बाई 2। फिर यही यहां से जो मिला वो इसके साथ सीरीज में है, तो आर इन सीरीज, R1 इन दोनों से क्या बनता है, तो R बाई 2, और ये है R, एंड इट इज 3R डिवाइड बाय, करेक्ट ऑप्शन है 3R बाई 2। और हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, बी है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और 160 क्या है, फॉर अ चार्जिंग कैपेसिटर R बाई टी किसके बराबर है, तो जनाब R बाई टी की बात हो रही है। तो आप याद करें कि आर सी इज इक्वल टू टी है, अगर टी इधर तो सी उधर, तो R बाई टी इज 1 ओवर सी, सो R बाई टी 1 ओवर सी के बराबर है, और शायद आप ऑलरेडी कर चुके हैं। 160 में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, ठीक दें। 161 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स व्हाई द इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज कंटेन्स, 161, 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर डेवलप 10 वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड, तो एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर इज हाफ सी वी स्क्वायर, जानते हो ना, तो हाफ की जगह हाफ, सी कितना है 2 माइक्रोफेराड, तो मैं लिखूंगा 2 और माइक्रो की जगह 10⁻⁻⁶, और वोल्टेज कितना है, तो 10 का स्क्वायर, 2 और 2 कैंसल, और 10 का स्क्वायर प्लस 2 है और ये -4, तो -6, तो एनर्जी इज 10 का पावर -4 जाउल, द आंसर इज 10 का पावर -4 जाउल होगा। सब के 161 ए ऑप्शन ठीक है। नाउ लेट मी सॉल्व 162 फॉर यू पीपल, और वो है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज पे 200 कूलम मौजूद है 2 मीटर स्क्वायर पर, व्हाट इज द फील्ड स्ट्रेंथ, तो याद रखना इनफाइनाइट शीट के लिए, फॉर इनफाइनाइट शीट इट इज चार्ज बाय 2 एरिया एप्सिलॉन नॉट, अगर डेंसिटी गिवन होती तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, चार्ज और एरिया है तो दिस इक्वेशन आपको कराया गया। चार्ज की वैल्यू क्या है 200, 2 की जगह 2, एरिया क्या है 2, और एप्सिलॉन नॉट, ये 4 1s are 4, ये 20, ये 50, तो द आंसर इज 50 बाय एप्सिलॉन नॉट। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 162 के ए राजी खान, डोंट टॉक प्लीज। ठीक है, मैं ऐसा ही कर लेता हूं। अच्छा जनाब, क्वेश्चन नंबर 162, 163, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 163, और 163 क्या कह रहा है, 162 है, हो गया ना 162, वहां लिखा है 163 प्लीज, व्हेन फोर्स बिटवीन चार्जेस बिकम 4 टाइम, द पॉसिबल स्टेप टू परफॉर्म, अगर आपने फोर्स को 4 टाइम बढ़ाना है तो ये आप कैसे कर सकते हैं, एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हर चार्ज को डबल करो, तो बिल्कुल F इज डायरेक्टली टू Q1 Q2 है या नहीं, तो मैं इसको भी डबल करूं, इसको भी, तो 2 2s are, इसके साथ 4 आ सकता, ऑप्शन ए तो ठीक है। बी देखते हैं, बी कहता है ओनली Q1 डबल, तो जब आपने Q2 को डबल नहीं किया तो प्रोडक्ट तो डबल हो जाएगा, तो ये 2 टाइम F होगा, 4 टाइम F, बी गलत है। ओनली Q2 इज मेन डबल, गलत, ऑल ऑफ दिस तो वैसे भी गलत, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, when both of the charges are double force can be made 4 times। 164, इसमें आपको सर्किट दिया है
रेजिस्टर के बजाय कैपेसिटर्स है, फार्मूला उल्टे अप्लाई होंगे। आपसे कहते हैं नेट कैपेसिटेंस कितना है, तो ये कैपेसिटर 1 है, ये कैपेसिटर 2 है, कनेक्शन इज कनेक्टेड विद अनदर कैपेसिटर 3 और टोटल सुमर कैपेसिटर जी यहाँ का हर कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड है, C1 भी 2, C2 भी 2 और C3 भी 2 है। तो पहले इन दोनों के दरमियान कौन सा कॉम्बिनेशन है, यहाँ पैरेलल है और इस कॉर्नर पे क्या है, तो पहले पैरेलल ले लेते हैं, उस वैल्यू को इसके साथ सीरीज अप्लाई करें। तो आप जानते हैं कैपेसिटेंस इन पैरेलल होता है C1 प्लस C2, तो ये हो गया 2 + 2 इट मीन 4 माइक्रोफैराड। अब C इन सीरीज है तो 1/CS, 1 एक कैपेसिटेंस 4 है, दूसरा कैपेसिटेंस क्या है 2 है, तो आई डोंट नो इसे क्या आता है, प्लीज आप बताएं 4, तो इससे होगा 1 + 2, द आंसर इज 3/4 और 4/3। CS इज इक्वल टू 4/3, क्या इसमें है 4/3। माइक्रो में क्यों ले रहे हो, क्योंकि सारे माइक्रो में गिवन है। करेक्ट ऑप्शन बी है ना, बी ठीक है। 165 we are dealing question number 165। if the potential between plates of capacitor is 200, ठीक, what is the capacitance when the stored charge is this one। वही बात है, कैपेसिटेंस की कहानी है, and that is charged by potential, और ये है ये 0.5 है और ये 200 है, तो जनाब पॉइंट हटा दीजिए, एक और 10 लगा दीजिए, तो इट इज 5/2000 और ऑप्शन में आना चाहिए 0.0005 समथिंग, ऐसा होगा ना, 25 आता है। अच्छा ठीक है, मैंने सॉल्व नहीं किया, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ना, 5/2000 0.0025 यही आता है, और करेक्ट ऑप्शन है डी 166। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल किसके बराबर है, तो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इसे कहते हैं, ये ग्रेडियंट है, ये पोटेंशियल, एंड द वैल्यू इज इक्वल टू -E। अगर -E होता ज्यादा बेस्ट था, अगर प्लस माइनस इग्नोर भी करो तो वैल्यू में सिर्फ E भी आप काउंट कर सकते हो, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन बी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, एंड दैट इज 167 प्लीज। 167 क्या कहता है, इसमें नेट रेजिस्टेंस क्या है, इस सर्किट को देख लीजिएगा, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, शायद वैल्यू गिवन नहीं है R, और इसके पहलू में एक और रेजिस्टेंस है R, दरमियान से एक और रेजिस्टेंस बनाया है R, और इनको ज्वाइंट किया है यहाँ पॉइंट B और यहाँ पॉइंट A। हाँ ठीक, ये R/2 कर दें, अब खुश, गुड, वेरी गुड, खुश रहे। तो क्या है R और R/2 संगा में साल को आप कहें सर वही लॉजिक, ए से बी की तरफ जाएंगे, जहां करंट स्प्लिट होगा वहां पैरेलल है, और जहां करंट सीधा जाएगा वो क्या होगा, सीरीज। तो चलते हैं, यहां से जा रहे हैं, अब रास्ते जुदा हो गए, तो जनाब बी तक एक रास्ता इधर है और बी तक एक रास्ता इधर है, तो ये दो पाथ पर इन दोनों के दरमियान कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पहले इन दोनों का पैरेलल ले लो, और इन दोनों से जो पैरेलल से आएगा वो इस प्रीवियस के साथ कौन से लाइन में होगा, सीरीज में। तो हम पहले इन दो का पैरेलल लेकर इसके साथ क्या लेंगे, सीरीज। तो मालूम करें वही तरीका है, सिर्फ शेप बदल गया, और इन दोनों के पैरेलल की कहानी ले लें, तो 1/R इन पैरेलल इज इक्वल टू R1 क्या है, R है, R2 क्या है, R/, ये 2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका LCM आता है R और 1 + 2, तो 1/R पैरेलल, इसको उल्टा करें जनाब तो R पैरेलल इज इक्वल टू R/3, यानी इस पूरे बॉक्स का रेजिस्टेंस क्या है, R/3, और R/3 और R आपस में सीरीज में है, तो आप तो सिंपल ऐड करो, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, द फाइनल इज सीरीज, एंड दैट इज R into R/3, LCM 3 होगा, तो इट इज 3R + R, 4R/3, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूंगा, बी क्विक, शाबाश।
अच्छा देख लीजिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है प्लीज बताएं। 168 डिस्कस हो रहा है और 168 पर हमारा है द रेजिस्टिविटी ऑफ 10 मीटर लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज दिस वन सिग्मा, ये रो होना चाहिए, सिग्मा दिया है। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ 20 मीटर लॉन्ग सेम वायर। तो जनाब आपका है सर रेजिस्टिविटी नॉट रिलेटेड विद लेंथ एंड एरिया, सो इट मीन कि अगर सिग्मा था तो सिग्मा रहेगा, अनचेंज करें। और इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है। 169 इफ करंट इन 3R इज 9 एम्पियर व्हाट विल बी द करंट इन R। मैं सर्किट बनाऊंगा, यहां एक रेजिस्टेंस है R, यहां एक रेजिस्टेंस है जनाब 2R, ये ओहम लॉ का क्वेश्चन है। अच्छा, और 2R और 3R पैरेलल में है और सर्किट की इनपुट वोल्टेज की वैल्यू है नहीं है, बस V कांस्टेंट है। ये तीनों पैरेलल में है, गौर फरमाइएगा। अगर ये तीनों पैरेलल में है तो इसको भी V, इसको भी V और इसको भी वोल्टेज बदल रही हुआ सेम ही पैरेलल में है ना। अगर वोल्टेज सेम है तो जनाब करंट जो है किस उसूल पे काम करेगा, V इज इक्वल टू आई आर जानते हो। जब वोल्टेज तीनों में सेम हो गया तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो जिसका रेजिस्टेंस जितने टाइम ज्यादा, ये जितने टाइम ज्यादा ये उतने टाइम कम, एंड वाइस वर्सा। अब जो आइडिया है वो ये है कि जो 3R है, मैं इसको एक बार फिर पढ़ लेता हूं। इफ करंट इन 3R इज 9 एम्पियर, अगर इस रेजिस्टेंस में करंट 9 एम्पियर है तो आपसे कहा जा रहा है देन 10 किधर गया मना 169। अच्छा, द करंट इन R, इसमें करंट क्या होगा। अगर आप समझने वाले हैं, जरा भी मेरी बात समझ चुके हैं, तो ये छोटा सा स्टेटमेंट आपको आंसर तक पहुंचा सकता है। रेजिस्टेंस में जितने टाइम कमी, करंट में उतने टाइम इजाफा, और रेजिस्टेंस में जितने टाइम इजाफा, करंट में उतने टाइम, क्योंकि वोल्टेज इन पैरेलल रिमेन्स सेम। सो लेट मी प्रोसीड। पहले रेजिस्टेंस कितना है 3R, करंट कितना है 9 एम्पियर। अब ये कहते हैं कि R में कितना होगा, तो इट मीन रेजिस्टेंस 3 टाइम्स कम हो गया है ना। पहले 3R था, अब R है, तो रेजिस्टेंस 3 टाइम, और इनवर्स रिलेशन मीन कि यहां जो करंट होगा वो 3 टाइम्स क्या होना चाहिए, वो 3 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 27। वो समझ आ गई है, चाहे वोल्टेज की वैल्यू हो या ना हो। द सिंपल लॉजिक ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड ओहम लॉ, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। द आंसर इज 27 एम्पियर। की कनिष्ठा, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए हैं। 170 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 170 when the distance of a point at which intensity is E is made double from a single source charge, the intensity will become। तो आप जानते हैं कि सिंगल चार्ज के लिए E का फार्मूला है Q/R², तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। लिहाजा जब आप इसको डबल करोगे तो स्क्वायर से क्या आएगा, तो इधर क्या लगेगा, इट मीन के डबलिंग द गैप विल मेक द इंटेंसिटी 1/4। सो E/4 विल बी द करेक्ट आंसर, और इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 171 आपके नाम। व्हाट इज द करंट इन द गिवन सर्किट। टोटल करंट चाहिए हमें। आपको एक रेजिस्टेंस मिला है 10 ओहम, दूसरा रेजिस्टेंस भी मिला है, और पैरेलल कनेक्टेड विद कितना वोल्ट, 100 वोल्ट से कनेक्ट है। कहते हैं कि हमें इस सर्किट मोहतरम का टोटल करंट चाहिए, तो वही कहानी है जो ऑलरेडी सुनानी है, समझ आई है। तो करंट क्या है, दैट इज V/R, जानते हो ना। आपको कौन सा करंट चाहिए, इस सर्किट का टोटल। तो लेफ्ट साइड पे टोटल, तो राइट साइड पे हर चीज टोटल। वोल्टेज भी क्या होगा और रेजिस्टेंस भी क्या होगा, तो कर्ल इसमें हर क्या है,
करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज कितना है, और रेजिस्टेंस यहाँ पैरेलल है, और पैरेलल में 1/R पैरेलल 1/10 प्लस 1/, आप देखो कि R पैरेलल क्या बनेगा, 5 तिराजी का ना, तो सॉल्व की 5 तिराजी तो 2, इट मीन द आंसर इज 20। इस सर्किट में जो करंट होगा दैट विल बी 20 एम्पेयर। 171 में करेक्ट ऑप्शन ए दे, करेक्ट ऑप्शन ए था जनाब। वेट वेट प्लीज, देखो सिंपल सी बात है इस सर्किट में, वेट प्लीज, ये 10 ओम है, ये 10, लेकिन आपस में पैरेलल है, तो 1/10 और 1/10 इज 2/10 और 2/10 इज 1/5, तो जब R पैरेलल को ऊपर ले जाओगे तो 5 भी ऊपर चला जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम है, टोटल वोल्टेज 100 है, टोटल करंट इज V/R, 100/5 इज 20। समझ आई है? और किसी को कोई कंफ्यूजन है जी? क्या है? खदा से वाई करना होता खुमा को टिक हुए करना, बोल तो ठीक दिया है ना, लिख लिया ऐसा है क्योंकि ये डिस्कशन भी कौन कर रहा है, इंसान कर रहा है। तो जनाब गलती से इंसान है, तो आगे बढ़े और क्वेश्चन नंबर 172 क्या है? अ कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस R एंड रेजिस्टिविटी रो, सही है, रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टिविटी रो है, होगा, कहते हैं कट इनटू 2 पीसेस, 2 टुकड़े एक को, सही था, तो लेंथ को क्या कर दिया है, हाफ, न्यू रेजिस्टेंस और न्यू रेजिस्टिविटी क्या होगी, ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, तो लेंथ हाफ करने से ये फिर भी रो रहेगा, लेकिन ये लेंथ पे कौन सा रिलेशन रखता है, तो लेंथ के हाफ करने से ये भी क्या हो जाएगा, सो द न्यू वैल्यूज विल बी R/2 एंड रो, और करेक्ट ऑप्शन में सी खाना, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 173 प्लीज। The potential drop in resistance of 10 ohm is 20 volt. What is the power dissipated? कहते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप 10 ओहम में 20 वोल्ट है, तो P इज इक्वल टू V²/R जानते हो, आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द पावर, तो पावर हो जाएगा ये कितना है मैडम, 20 का स्क्वायर और 10, 400/10, द आंसर इज 40 वाट। सी ठीक है मेरे ख्याल में, डी है, डी है। 174 पे बात करूंगा, व्हाट इज द नेट फोर्स, 0, वेरी गुड। देखो ये स्क्वायर बना रहा है और जो नेट चार्ज है Q वो सेंटर पे पड़ा है, सो ये चारों कॉर्नर से चार्जेस सेम है, इट मीन कि ये इस तरफ जितना रिपेल करेगा यही चार्ज इसको इस तरफ उतना ही रिपेल करेगा। कुछ बात समझ में आ रही है? ये इस तरफ जितना रिपेल करेगा ये इस तरफ उतना रिपेल करेगा। दस पर खबर है कोई, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल, ये दोनों, तो सेंटर वाले चार्ज पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 0, ए ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 175, व्हाट इज द नेट फोर्स हो चुका। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर इंटेंसिटी क्या होती है, द थ्री केसेस दिखा, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड 3 तरह का होता है, हाँ ठीक है, मैग्नीट्यूड है, सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट प्लेट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्जशुदा बॉडी के अंदर, अगर ये एक चार्जशुदा बॉडी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस 3 जगहों पे होते हैं, याद रखें। अगर ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ये एक नेगेटिव प्लेट है, इसके अंदर आखिरी क्वेश्चन देखा बेला जी को बजू, अच्छा ये भी देख ले, 2 अपोजिट प्लेट और ये एक सिंगल चार्ज है, यहां ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस हैं, मैं ब्लू लाइन से सरफेस बना रहा हूं, ये मैंने एक सरफेस बनाया, ये ब्लू लाइन इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस,
मैंने यहां एक सरफेस बनाया, इट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, और मैं इधर एक सरफेस बना रहा हूं, इट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। फर्क सिर्फ ये है कि इसके हर पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या रहेगी, लेकिन हर पॉइंट पे जीरो मीन के सारे पॉइंट्स पर इंटेंसिटी कांस्टेंट है। कपटूलो बांधी जीरो दा खुदा को योशान कना और योशान तसवी कांस्टेंट। तो यहां हर पॉइंट पर इंटेंसिटी जीरो है, लेकिन है तो सेम, कांस्टेंट है। और यहां हर पॉइंट पर इंटेंसिटी नॉन जीरो है, लेकिन अगर इस पर 10, 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 तो यहां 0 0 0 पूरे इक्विपोटेंशियल पर सेम तो कांस्टेंट। यहां 10 10 10 पूरे इक्विपोटेंशियल पर 10 है, लेकिन कांस्टेंट है। और यहां इस पॉइंट पर इंटेंसिटी 10 है, लेकिन इस तरफ है। यहां इस पॉइंट पर इंटेंसिटी 10 होगी, लेकिन इस तरफ। तो अगर वेक्टर फॉर्म लोगे तो ये दोनों इंटेंसिटी आप फिर सेम नहीं है। लेकिन आप स्टेटमेंट में देखिए सिर्फ ई लिखा है, इसके ऊपर एरो नहीं है। सो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी। तो जो वैल्यू इधर है वही वैल्यू इधर है। तो चाहे सिंगल चार्ज हो, उसके इर्द गिर्द भी इक्विपोटेंशियल पर इंटेंसिटी हर पॉइंट पे सेम रहता है। चाहे इनसाइड ऑफ चार्ज बॉडी हो, हर पॉइंट पर इंटेंसिटी जीरो है, लेकिन आप इसमें सेम है तो कांस्टेंट है। और चाहे टू प्लेट्स हो, तो हर पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल सरफेस की इंटेंसिटी क्या होगी, सेम। अगर मैग्नीट्यूड के बजाय वेक्टर आया तो इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। बेशक देखिए कांस्टेंट था, देखिए वह कांस्टेंट थी, लेकिन इसमें देखो 10 और 10, लेकिन अगर मैं ये पॉइंट ले लूं तो 10 अपवर्ड, और ये पॉइंट ले लूं तो 10 डाउनवर्ड। तो फिर वेक्टर फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी जरूरी नहीं है कि इक्विपोटेंशियल पे कांस्टेंट हो, लेकिन यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो कांस्टेंट इज द बेस्ट ऑप्शन। और करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, शाबाश, बी। 175 में बी। जी जी, इंटेंसिटी जीरो होता है। कहां, यहां इंटेंसिटी जीरो होगी। अब ये कैसे हो सकता है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां इंटेंसिटी कैसे जीरो हो सकती है? आपने इसके लिए फार्मूला पढ़ा है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, इंटेंसिटी तो जीरो नहीं होता। ये पहली बात, ये आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन टू प्लेट्स अप्लाई हो सकता है, यहां अप्लाई नहीं होता, यहां अप्लाई नहीं होता। उसका लिमिटेशन है, हर जगह यूज नहीं, वो दैट इज नॉट द ऑथेंटिक आंसर। इसमें ये डेल्टा आर वर्टिकल है और इक्विपोटेंशियल हॉरिजॉन्टल है, समझ आई है? पर इक्विपोटेंशियल तथा फार्मूला ने अप्लाई कवल है। ये डेल्टा आर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, आप चेक तो करें। आगे बढ़े प्लीज, लास्ट क्वेश्चन, फिर लॉजिक जल्दी जल्दी आपको बताता हूं। इफ द ग्राफ इज कंसर्न टू अ कैपेसिटर, ठीक है, कनेक्टेड विद वोल्टेज V, then X represent that's why. The last question of the test. आप सुने प्लीज, लास्ट क्वेश्चन 176। ये ग्राफ मिला है आपको, यहां पर लिखा है वोल्टेज, यहां अननोन क्वांटिटी है, और ग्राफ आपको इस तरह दिया है। प्लीज डोंट टॉक, प्लीज। कहते हैं एक्स क्या हो सकता है, सो एक एक ऑप्शन चेक करें, ए बी सी और डी। मैं प्रूफ करके दूंगा। पहला है चार्ज, तो चार्ज गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि चार्ज और पोटेंशियल डायरेक्टली है। अगर वोल्टेज बढ़ता है तो प्लेट पर चार्ज भी बढ़ता है, तो दोनों का ग्राफ ऐसे आना चाहिए था, हॉरिजॉन्टल नामुमकिन है। अच्छा, सेकंड नंबर पे दिया है कैपेसिटेंस, यही ठीक है। वजह क्या है? क्योंकि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी जानते हो, तो जब वोल्टेज डबल चार्ज डबल, और 2 2 कैंसिल, इट विल रिमेन्स। जब वोल्टेज 3 तो ये 3, इट विल रिमेन सेम। तो वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन ये x की वैल्यू ना कम हो रही ना ज्यादा, तो इट मीन द x इज डेफिनेटली क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। मेरी बात समझ गए हैं? ये चार्ज नहीं हो सकता। थर्ड भी बता देता हूं, एनर्जी, वोल्टेज बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ती है, हाफ CV²। तो जब वोल्टेज बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगी। आपका फिजिक्स पोर्शन खत्म।